आज की कहानी है दोस्तों सौतन। उमा मेरे बचपन की सहेली की शादी कानपुर में हुई थी और जय के दोस्त की बेटी की शादी के लिए कानपुर ही जाना था। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। सारी तैयारियां एक ओर और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा पहले पर भारी था। खैर, मैंने खुशबू से उसका पता और फ़ोन नंबर लिया और सफ़र के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्तों की शरारतें याद आती रहीं। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई थी। अरे, ये 4.5 फुट के साथ कैसे जयमाला डालोगी उमा? खुशबू ने पूछा। जैसे ट्रिक से फोटो शूट करवाया ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। ओए होए, पहले परीक्षा में पास होने की फिक्र करो, मैंने कहा। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कतई न था। 21 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है वो उसे से लवरेज थी। दरअसल कुछ महीनों पहले ही मुझे उमा के बारे में पता लग गया था कि उसके पति विभोर उत्तर प्रदेश के जाने माने बिल्डर बन चुके हैं। सभी सहेलियां उसके मेहमानवाजी के मजे उठा चुकी थीं। अब मेरी बारी थी। शादी अटेंड कर अगली दोपहर मैं उमा के घर पहुंच गई, पर सूजे हुए चेहरे और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। कैसे कुम्हला गई हो? इतनी तो उम्र नहीं हो गई कि श्रृंगार से संन्यास ले रखा। दोस्ती से विश्वास उठ गया सखी। तुझे पता है ना, शादी के सीजन में मैं कितनी खुश रहा करती थी, पर इसी मौसम में अकेली हो गई। पहले सब अच्छा चलता रहा, उसके बाद पड़ोसन नेहा मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा होता चला गया। विभोर घर में रहते ही नहीं थे। मैं उसे सुबह से बुला लेती, खाना रहना सब यही होता था। उसी ने मुझे लूट लिया। मतलब? मेरे दोनों बच्चों का टाइम बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने। पहले के समय मायके वाले थे, दूसरे समय सोचा क्यों मायके ससुराल वालों की झंझटों में पड़ना। अपनी देखभाल के लिए सहेली नेहा को घर पर ही बुला लिया। जाने कब दोनों नजदीक आए और मेरे ही पति को अपनाकर मुझे बेगाना बना दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था, पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तन्हा खड़ी हूँ। तुझे कैसे पता चला कि दोनों में कुछ गलत है? बस अभी कुछ महीनों पहले पार्लर से लौट रही थी तो सोचा उसके नए फ्लैट को देखती चलूं। वहाँ विभोर पहले से ही मौजूद था, जबकि मुझे बताया कि कुछ जरूरी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। शक इस बात पर और पुख्ता हुआ, नेहा जब से उधर शिफ्ट हुई तब से इनके भी ऐसे टिप्स बन रहे थे। फिर क्या हुआ, मैं अब और सजग हो गई। होता क्या, मैं गुस्से में पागल हो गई। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, रो धोकर उन्हें वापस ले आऊं, जिसमें सबकी खुशी होती। दूसरा, तलाक देकर अपने बच्चों को उनके प्रभाव से बचाऊं। या फिर तीसरा रास्ता, जिसमें मैं तलाक न देकर दोनों की उलझनें बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहला रास्ता सुझाया और छोटों ने तीसरा, ताकि वो दोनों कभी मिल ना सकें और मैं उनके किए की सजा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया सहेज सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ करता है। मैं अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? ये तो उन्हें सोचना था। ये गलती नहीं थी जो गलती से हो गई, बल्कि मेरे नज़रों से छुपकर किया गया गुनाह था। गुनाहों की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें अपने बच्चों के स्नेह से वंचित रहना होगा। एक पिता के लिए ये बहुत बड़ी सज़ा है। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वो ससम्मान मुझे अपनाते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे भी गलतियां करेंगे। उनमें कैसे संस्कार भरूंगी?
तभी तो मैंने विभोर की वापसी का रास्ता पहले बंद किया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए ये घर और कुछ बैंक बैलेंस काफ़ी हैं जो उन्होंने मेरे लिए खरीद कर दिया है ताकि वह दोनों आराम से मिल सकें। मायके व ससुराल वालों को पता है? हाँ, सब कहते हैं कि क्षमा कर दो उसे। शराब शबाब की कमजोरी होती ही है और इस व्यवसाय में अफराध पैसा होने से आदतें भी गलत हो जाती हैं। सब भूलकर तलाक का केस वापस ले लूं और इनके साथ रहूं। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सहसा उसके सीधेपन पर तरस आने लगा। उसने जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उससे ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का था, जिससे समझौता करना अपनी आत्मा को मारना था। एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे लायक नहीं है। यह कहकर वापस आ गई। इस बात के महीनों गुजरने के बाद उसका फ़ोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली। केस सीधा था, तलाक मिल गया था। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली भाली सखी को इस दोहरे धोखे ने इतना समझदार बना दिया था कि अब दुनियादारी की नकली चकाचौंध नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान से मशगूल हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध हुआ भी या नहीं, एक हो गए थे या एक दूसरे से दूर। मकान व पर्याप्त धनराशि व बच्चे उमा के हिस्से में आए। उसने बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े एनजीओ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। एक ही बात रह रहकर जहन में आती है दोस्तों कि क्या इन्हीं कारणों से तो दुनिया सिमटती जा रही है। धोखे इंसान को तोड़ रहे हैं, तभी वो अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित कर रखा है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे दूर कर रहा है।